नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में आज हम 8 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर के इम्पोर्टेंट मैथ के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ आपका फेज नंबर 6 तक के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। केवल 7 फेज के पेपर बचेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का पेपर, और सबसे पहला सवाल आपके सामने है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, विजय नवमी के अवसर पर टेक्स्ट बुक की ओर से आपके लिए एक बार फिर ऑफर है जो 12 की बजाय 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो। साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट 39 रुपये का मिलने वाला है। इसमें आपके स्पेशल ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी CB2 हो गया, जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइएगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिएगा। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी और इस पास में टेक्स्ट बुक पास में आपको 18 मंथ में ये सारे एग्जाम्स के, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास के अंतर्गत आप एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित है वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है ऑफर, तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6। तार के एक टुकड़े को मोड़कर एक 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया गया। बाद में इस तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया उसी तार से। तो वर्ग की भुजा की लंबाई बतानी है आपको, जबकि आपको वर्त की रेडियस दे रखी है। तो क्या करेंगे हम इसमें, यदि देखो सेम तार से बनाया गया है, इसका मतलब वर्ग और वर्त सेम तार से बनाया गया है, तो इस वर्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगी, वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपको बराबर करना है। बस इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वर्त की परिधि निकालते हैं हम। वर्त की परिधि कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2πr हो जाएगा। 2πr हो जाएगा। वैल्यू रखो, आर का मान कितना है, 70 है। इसको यदि आप काटोगे यहाँ से तो ये 10 आ जाएगा। तो ये आपका 440 सेंटीमीटर आ चुका है वर्त की परिधि। अब यही वर्त की परिधि क्या होगी, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। तो वर्ग का परिमाप भी कितना हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला आप जानते हैं, 4a। यदि भुजा a है तो 440। तो यहाँ से a का मान 110 आ गया और a क्या है, हमारी भुजा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है आपको, अंतर दे रखा है आपको, और दोनों संख्याओं का योग दे रखा है। योग की तो देखो हमें जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है नॉर्मली। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है आपको एक, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दे रखा है, ये आपको 682 दे रखा है। इसी प्रकार से एलसीएम माइनस एचसीएफ आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको, 638 दे रखा है, 638। तो यहाँ से मैं एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर यदि आप 2 से डिवाइड करते हो, दोनों को जोड़ने पर 1320 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी पहली वाली संख्या आ जाएगी 660। और दोनों को घटाते हो और फिर 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। तो एलसीएम आपका 660 हो चुका है, एचसीएफ आपका 22 हो चुका है। अब देखो दो संख्याएं हैं, हमें ऑप्शन में दोनों संख्याएं दे रखी है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये चीज आप जानते हैं। तो या तो मैं एलसीएम एचसीएफ को गुणा कर दूं या दोनों संख्याओं को गुणा करूं तो बराबर आएगा। तो यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करते हो 660 और 22 को, तो आपके लास्ट के दो अंक क्या आएंगे, यहाँ से 0 आएगा। और 6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, यानी कि लास्ट में 20 आना चाहिए। 20 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जब पहले ऑप्शन में देखते हैं तो लास्ट में 0 आएगा और 6 को 4 से करोगे तो 4 आएगा, 40, यानी ये ऑप्शन कट चुका है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो लास्ट में 0 आएगा, 6 6 36 आता है, 60 आएगा इसके लास्ट में। और ऑप्शन नंबर 3 के लास्ट के दो अक्षर क्या होंगे, एक तो 0, क्योंकि 0 है तो 0 को आप सबसे लास्ट में लगा दो। फिर इकाई इकाई वाले अंकों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 से करेंगे तो 12 आता है, यानी कि 2 आया।
20, 20 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, और चौथे में तो 0 ही नहीं आ रहा, तो ये तो वैसे ही कट चुका है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। यदि संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, और मीन भी दे रखा है आपको, ठीक है, कितना है? 6 दे रखा है। समांतर माध्य कह दो या केवल माध्य कह दो, इन संख्याओं का विचरण गुणांक निकालना है हमें। विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक या कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 3 दे रखा है, माध्य 6 दे रखा है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 38। एक्स किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, वाई एक्स की तुलना में 40% अधिक कुशल है, वाई को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? सबसे पहले जो 40% दे रखा है, इसको भिन्न में मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि एक्स यदि 5 काम करता है तो वाई 2 काम अधिक करेगा, यानी कि 7 काम करेगा। ये तो क्या है कि इनके एक दिन का काम या क्षमता का अनुपात आया है। यदि हमें दिनों का अनुपात या समय का अनुपात निकालना है तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7:5 हो जाएगा। क्षमता के अनुपात का उल्टा कर दिया है। अब देखो, कहा गया है कि एक्स काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, यानी 14 दिन में करता है। तो 14 बनाने के लिए 7 को किस से मल्टीप्लाई किया गया? 2 से किया गया। इसी प्रकार से 10 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 5 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। 10 दिन हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया है। इस प्रकार से वाई अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। सवाल नंबर 40 की बात करें। यदि x एक धनात्मक सम संख्या है तो x की पावर 65 माइनस x निम्न में से किस से हमेशा विभाजित होगा? तो देखो, हमने 2-3 शिफ्ट पहले एक सवाल किया था। वो सवाल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कर सकते हो। आप इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, क्योंकि x की पावर 65 है। आप कोई मान रखोगे, पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, तो उसकी पावर को आप 65 कब तक मल्टीप्लाई करते रहोगे? तो एक सवाल हमने किया था, एग्जैक्ट तो पता नहीं, मगर 2-3 शिफ्ट पहले क्या था, x³ - x ये हमेशा किस से डिवाइड होगा, ये सवाल था। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आपका x² - 1। फिर इसको यदि हम और तोड़ते हैं तो x-1 x+1, ये फॉर्मूला लग गया। अब इनको मैं लाइन से अरेंज करता हूं तो सबसे पहले x-1 आएगा, उसके बाद में x आ जाएगा और फिर x+1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x-1 में यदि 1 जोड़ते हैं तो x आ जाता है, और x में यदि 1 जोड़ते हो तो x+1 हो जाता है। इस प्रकार से ये 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। क्या है? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। तो ये हमेशा किस से डिवाइड होगा? हम जानते हैं कि हर दूसरी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो सम संख्या होती है तो इसका मतलब वो 2 से विभाजित होगी, तो 2 से तो विभाजित होगा ये। इसी के साथ हर तीसरी संख्या 3 से विभाजित होती है। कैसे? 3 के पाड़े में आती है। यदि आप 4 लेते हो पहली संख्या, दूसरी 5 लोगे और तीसरी क्या हो जाएगी? 6, यानी कि जो 3 से विभाजित है। इसी प्रकार से 7 लोगे पहली, दूसरी 8, तीसरी संख्या 9 हो जाएगी। तो तीनों में से कम एक संख्या तो 3 से विभाजित होगी ही होगी, क्योंकि हर तीसरी संख्या 3 से विभाजित होती है, और क्रमागत यदि 3 संख्या है तो कोई सी एक 3 से विभाजित होगी, इसलिए ये 3 से भी विभाजित होगा। इस प्रकार से ये 6 से तो हमेशा विभाजित होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, लेकिन जो अब वाला सवाल है वो नहीं कर सकते। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। तो अब x की पावर 65 माइनस x को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप x कॉमन ले लोगे, x की पावर 64-1 हो गया। अब ये a² - b² का बन चुका है। यदि आप इसको ओपन करते हो तो 32+1 और x की पावर 32-1 ये आएगा। अब जो प्लस वाला है उसके तो और टुकड़े होंगे नहीं, माइनस वाला है उसके और टुकड़े हो जाएंगे। x की पावर 16-16+1 और x की पावर 16-1, इस प्रकार से, इसी प्रकार से आगे टुकड़े चलते रहेंगे। और लास्ट में क्या आएगा?
आपका एक तो x+1 और x-1 ये भी आएगा। जब आप सारे टुकड़े खोल लोगे तो लास्ट में आपका x+1 और x-1 भी आएगा इस प्रकार से, और बाकी बीच में और भी होंगे। तो अब हमें देखो एक तो x मिल गया है, एक x+1 मिल गया और एक x-1 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा किस से विभाजित होगा? तीन क्रमागत संख्याएं आ गई तो ये हमेशा 6 से विभाजित होगा, क्योंकि हमने पहले से इस सवाल को कर लिया है। तो इस प्रकार से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शून्य के निकटतम है? शून्य के निकटतम है तो देखो, यदि 1 में से आप छोटी संख्या घटाते हो तो वैल्यू क्या आती है? बड़ी आती है। जैसे कि आपने यहाँ पर कितना घटाया है कि 0.1 से भी कम घटाया है, ठीक है। तो आप 1 में से यदि घटाते हो 0.09 को घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 9 पॉइंट इतना बच जाएगा, 0.91 बच जाएगा। तो ये काफी बड़ा है, और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 91 पॉइंट का स्क्वायर करोगे तो ये फिर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 में बात करते हैं, 3 के बाद है ऑप्शन नंबर 4 को भी ओपन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 को यदि हम ओपन करते हैं तो यहाँ से आपका 81 हो जाएगा और 4 स्थानों के बाद दशमलव लग जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है कि 3 के बाद में 9 है। तो छोटा कौन सा है ज़्यादा इन दोनों में? यदि देखा जाए, यहाँ पर 9 है तीसरे स्थान पर, यहाँ पर 8 है। तो कौन सा ज़्यादा छोटा है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका ज़्यादा छोटा। शून्य के ज़्यादा निकटतम वही होगा जो ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। इस प्रकार से सवाल नंबर 54 की बात करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि कोण ए का माप आधार कोण बी के माप से दोगुना है तो कोण सी का माप ज्ञात क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले कहा गया एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु है, ठीक है। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं समान है। अब उसने कहा है कि इसको हम ए बोल दें, इसको बी कहा गया, इसको सी, क्योंकि आधार कौन कौन सा दे रखा है? बी दे रखा है, तो ये आधार पे लगा दिया है। अब वो कह रहा है ए का माप है ना जो डबल है किससे? कोण बी से, ठीक है। तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो बी और सी बराबर होंगे, एक्स एक्स हो गए दोनों। तो तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 4x बराबर आपका 180 हो गया। तो x यहाँ से कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो चुका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर अधिक होती तो उसे ये यात्रा 20 मिनट कम समय में लगता, और यदि 4 किलोमीटर चाल कम होती तो 40 मिनट अधिक समय लगता। तो तय की गई दूरी बताना है। तो देखो, ये सवाल कैसे करोगे आप? हमें दूरी का फॉर्मूला पता है कि यदि दो चाल दे रखी है तो हम दूरी किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2, ठीक है, इस प्रकार से, इंटू टाइम डिफरेंस T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ पर आपको चाल नहीं दी गई है, तो आप मान लो कि चाल क्या थी? पहले S चाल थी। अब कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर अधिक से चल रहा है तो अब S+8 हो जाएगी। फिर बाद में S-4 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, और दूसरी कंडीशन में 40 दे रखा है। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो, उन्होंने जब पहले चली है ट्रेन और बाद में चली है तो दूरी तो सेम तय करी है, तो हम दूरी को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे दोनों टाइम। तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं S1, इस प्रकार से, अंतर तो 8 ही होगा दोनों चाल S और S+8 का। यहाँ पर आप 20 मिनट का अंतर है, यदि इसको आवर में चेंज करते हो तो 60 से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से दूसरे के लिए S-4 हो जाएगा बटे 4 हो गया, और यहाँ पर मिनट समय का अंतर 40 है और ये 60 हो गए। अब आप जब देखते हो S से S कट जाएगा, और इस 20 से ये 40 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास बचेगा क्या? S+8 बचेगा इस साइड, तो ठीक है, और यहाँ पर बटे में 2 बचेगा।
इस प्रकार से ये कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, इससे एस से एस कट जाएगा। इस 2 को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास बचेगा 4s माइनस 4, ये बचेगा आपके पास। थोड़ा सा और सरल करते हो तो s प्लस 8 है इधर, तो इधर 4s माइनस 16, इस प्रकार से बचेगा 4s माइनस 16, ये बचेगा। अब देखो ये आपका एस एस को एक साइड रख लो तो आपका 3s हो जाएगा और ये 24 के बराबर हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ गई है 8 किलोमीटर प्रति आवर। हमारे पास चाल आ चुकी है 8 किलोमीटर प्रति आवर, हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला रख दो आप, 8 इंटू किसी एक में रख दो, चाहे इस वाले में रख दो चाहे लेफ्ट वाले में रख दो। तो 8 रख दिया इसका मान, दूसरा क्या s प्लस 8 यानी कि 16 हो जाएगा, अंतर 8 होगा और टाइम डिफरेंस 20 है बटे 60, तो ये आपका 1/3 हो गया, 8 से 8 कट जाएगा, तो 16/3 आ चुकी है किलोमीटर के अंदर दूरी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 74 इस प्रकार से दे रखा है आपको, पहला पद ये आपका अंतिम पद, 3 के बाद में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 के बाद में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसी प्रकार से लास्ट में फिर कितना आ जाएगा? लास्ट में 87 है तो उससे जस्ट पहले 86 आ जाएगा, उससे पहले 85 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो अब इसका हमें योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए एक तो हमें पता चलना चाहिए कि इसमें टोटल कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब पहले पद को अंतिम में से घटा दो, यानी कि नंबर ऑफ पद निकालने के लिए क्या करेंगे? 87 माइनस 3, ठीक है। पहला लास्ट पद 87 है, पहला पद 3 है, इसको घटा दो आप और +1 कर दो, तो 87 में से घटाओगे तो 84 आएगा और एक और जोड़ना है, यानी कि टोटल यहाँ पर पद कितने हैं? 85 पद है। एक चीज हो चुकी है कि टोटल जितने भी पद है कितने हैं? 85 पद है। अब हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b कब 1 के बराबर होते हैं? जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, दोनों कोणों का योग जब 90 के बराबर होता है तो इसका मान 1 के बराबर होता है। अब देखो 3 है ये और 87 है, तो 3 और 87 मिलकर कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये दोनों पद मिलकर 1 बना देंगे। तो 2 पद मिलकर 1 बना दिया। इसी प्रकार से 4 और 86 को जब हम साथ में लेंगे तो ये भी 1 बना देंगे, तो 2 पद मिलकर 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने पद है? 85 पद है, मगर 2 पद मिलकर 1 बना रहे हैं तो बीच में एक पद बच जाएगा। कौन सा? एकदम बीच वाला पद बच जाएगा, ठीक है। तो हम 85 को ऐसे लिख सकते हैं कि 84 पद है ना जो, वो तो 2 कर कर 1 बना देंगे, ठीक है, और एक पद को अलग से लिख दिया। तो ये जो 84 है उसमें से प्रत्येक 2 पद मिलकर तो 42 इंटू 1 यानी कि आधा कर दिया है उसका, कि टोटल 84 पद है ना, पर उसमें से हर 2 पद मिलकर 1 बनाएंगे। तो 84 का आधा कितना हो गया? 42 1 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका 42 आ जाएगा। एक तो ये चीज आ चुकी है कि 1 बनेंगे तो ये 42 1 बन जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका एक पद बचा है, तो एक पद कौन सा बचा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे बीच वाला पद होगा, ठीक है। अब देखो विषम पद है तो आप क्या कीजिए, पहले पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो पहला पद 3 है, अंतिम पद 87 है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो जो बीच वाला पद है वो आपका कोस स्क्वायर 45 डिग्री होगा। यदि इसके मान की बात करें तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो एक तो आपका 42 आ गया है, एक आ गया 1/2, इन दोनों का योग आएगा। तो इस पूरे का मान कितना आएगा? 42 प्लस हाफ आ चुका है। या तो ये कह दो 42 सही 1/2, नहीं तो हम कह सकते हैं इसका आप एलसीएम ले लो 2, ये आपका वापस से 84 प्लस 1 यानी कि 85/2, ये हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 84, यदि किसी आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। लंबाई आपको पी दे रखी है और चौड़ाई कहा गया है कि जो लंबाई है उसका 1/3 है, तो p/3 हो जाएगा। तो लंबाई आपने p रख दी और चौड़ाई को p/3 रख दिया है, तो ये आपका p²/3 हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब हमने शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। शिफ्ट 2 के पेपर के इंपॉर्टेंट सवालों की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, इनका योग करना है और घटाना भी है, तो यानी कि सरल करना है। तो इस प्रकार की संख्याओं को कैसे योग या घटाते हैं। बार का मतलब क्या है कि वो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उस संख्या की जिस पर बार लगी है, तो उसको उसी प्रकार से करेंगे। पहले दो संख्याओं को लेंगे, पहली और दूसरी को, जिनको जोड़ना है। यदि 45 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 45 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इस प्रकार से लिख दिया है। और इसी प्रकार से 312 में 12 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 12 को बार बार लिख दिया है इस प्रकार से। अब आप इनको जोड़ लो, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये 7.1। इस प्रकार से हमने इनको जोड़ लिया है। अब जो संख्या आई है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1.7 और 6 पर बार लगा दूं इस प्रकार से। अब 1.7666 वापस से इस प्रकार से लिख दिया है। और किस में से, इसमें से क्या घटाना है, हमें घटाना है 1.112 पे बार है, तो 2 को हम बार बार लिख सकते हैं। और भी आगे बढ़ा सकते हो आप, 6 बढ़ा दिया, वापस से 2 लिख दिया इस प्रकार से। तो ये आपका कितना बचा, 4, क्योंकि हम इनको घटा रहे हैं। यहाँ पर भी 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 बचेगा, यहाँ पर आपका 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और ये 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 4 की, तो 4 पे हमने बार लगा दिया। तो फाइनली जो हमारी संख्या बची है वो 0.654, 4 पर बार ये संख्या बची है। अब इसको हमें सरल कर कर लिखना है, इसको 0.654 पे बार इसको लिखना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो संख्या है उसको ऐसा कैसा उतार देते हैं, फिर जितने पे बार नहीं है वो इसमें से घटा देते हैं, यानी कि 65 इसमें से आप घटा दो। और नीचे जितने स्थानों पर बार है उतने नीचे 9 लगा देते, तो केवल 4 पे बार, यानी कि एक स्थान पे तो एक 9 लगा दिया। और दशमलव के बाद और बार से पहले कितने अंकों पे बार नहीं है, यानी कि 2, 6 और 5 पे नहीं है, तो जितने अंकों पे नहीं है उतने 0 लगा देते, तो 2 0 लगा दिया। अब आप ऊपर घटाते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 589 आ जाएगा, नीचे आपका 900 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। इस प्रकार से करना है आपको। पुनरावर्तित संख्याओं को यदि जोड़ना और घटाना होता है तो हम उसको सबसे पहले इसी प्रकार से पुनरावर्तित रूप में लिख लेते हैं और फिर इनको घटाव जोड़ करते हैं और फिर इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करते हैं। तो देखो, ए प्लस बी करते हैं 10 दिन में और सी अकेला करता है 14 दिन में। तो टोटल काम निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 70 आ जाएगा, ये टोटल काम। और दोनों की क्षमता या एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये 7 आ चुकी है ए प्लस बी की, और सी की आपकी यहाँ से आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगी। तो इनकी क्षमता आ चुकी है 5 7। अब हमें निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन क्षमता या इफिशिएंसी कह दो। तीनों की टोटल वर्क 70 है और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 + 5 12 यूनिट बनाते हैं। तो ये आपका हो गया है टोटल काम तीनों का। अब हमें क्या निकालना है, इसका 3/5 भाग काम निकालना है। तो 70/12 का 3/5 भाग आप काम निकालोगे, 3 से काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, 5 से यदि आप इसको काटते हो तो 5 एकम 5, 5 चौक 14,
तो ये आपका 7/2 आ चुका है। 3/5 भाग काम कितना आ चुका है, 7/2 आ गया है। कितना समय लगेगा, 7/2 दिन लगेंगे इसको। ये हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए बंटन का मध्य 26 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य कितना दे रखा है आपको, 26। अब सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स होता है और नीचे आपका सिग्मा एफ होता है। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है। तो सबसे पहले ये एक्स हो गया आपका और बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्स क्या है, उनकी वैल्यू है। तो 8 संख्याएं ऐसी है जो 0 से 10 के बीच में है। तो अब हमें पता कैसे करें कि कौन सी संख्याएं हैं वो। तो हम मान लेते हैं कि जो बीच वाली संख्या है उसको हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 5 हो गए। 10 से 20 के बीच की संख्या कौन सी है, 15। 20 से 30 के बीच वाली संख्या कौन सी है, 25। इसी प्रकार से ये आपका 35 हो गया, यहाँ पर 45 हो गया है। इस प्रकार से हमने मान लिया है कि 8 संख्याएं 5 है, 10 संख्याएं 15 है, 10 संख्याओं की वैल्यू 15 15, इस प्रकार से ये संख्याओं की वैल्यू 25 है। तो अब देखो यदि हम सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं तो यहाँ से इन संख्याओं का योग करना पड़ेगा हमें। जब आप इनको जोड़ते हो तो ये आपका 36 प्लस के आ जाता है। ये आपका हो गया है सिग्मा एफ कहते हैं इसको, एक चीज। और सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एफ इंटू एक्स निकालना पड़ेगा। यानी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ 150 आ जाएगा, यहाँ 25 के आएगा आपका, और यहाँ पे 210, और ये आपका 540 हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा, आ गया है। अब इन सब का यदि आप योग करते हो तो योग इनका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 940 प्लस 25 के आएगा, जिसको हम कह देंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स। ये हो गया आपका सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो अब हम माध्य निकाल सकते हैं। माध्य क्या था, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स, ये था। तो 26 आपका माध्य दे रखा है पहले सवाल में। फिर ये आपका 940 प्लस 25 के हो जाएगा, और यहाँ पर आप रखोगे 36 प्लस के। अब देखो यदि मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ लेफ्ट साइड में तो ये 36 और 26 मल्टीप्लाई होकर 936 हो जाते हैं, प्लस आपका 26 के होगा। फिर आपका आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर यहाँ से 940 प्लस 25 के, इस प्रकार से हो जाएगा। अब के को यदि आप एक साइड रखते हो तो के हो जाएगा और दूसरी साइड 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, के की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर 3 4 हो चुका है। इस प्रकार से करना है। सवाल नंबर 24, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है। तो 3 वर्ष का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ब्याज के अंतर का, क्योंकि रेलवे ने इसने इस फॉर्मूले पे कई बार सवाल पूछे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, 3 साल का अंतर का अंतर 3 वर्ष कर देता हूँ। यहाँ पर 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो दर को यदि मैं आर मानता हूं तो ये आर स्क्वायर आएगा सबसे पहले, फिर आपका 300 प्लस आर हो जाएगा, इस प्रकार से। अब नीचे आर क्यूब, इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो चुका है। अब अंतर आपको कितना दे रखा है, अंतर यहाँ पर एक मूलधन आता है, मूलधन को हमने पी से डिनोट कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अंतर कितना दे रखा है आपको, 244 दे रखा है। कितना दे रखा है, 244। ये किसके बराबर होगा, P इंटू 25, ये आपका 305 हो जाएगा। और नीचे आपको इस प्रकार से लिख देते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 25 से काटोगे तो एक तो 4 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, ये आपका 61 हो जाएगा, इस प्रकार से। इस 61 से ये कटेगा आपका कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एक 4 पहले से, एक 4 और ये 20 चला जाएगा और 100 और चला जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपका कितना हो जाएगा 32,000। पी की वैल्यू आ चुकी है, मूलधन कितना आ चुका है 32,000 आ चुका है आपका। ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यदि 2 साल के अंतर का फॉर्मूले की बात करें तो 2 साल का कितना होता है 2 वर्ष का अंतर, ये होता है आपका r² / 100। तो ये तो 2 साल का होता है r² / 100। 3 साल में केवल क्या एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ पर पी भी तो लिखना है। 3 साल में क्या एक्स्ट्रा आ गया है, ये 300 प्लस आर आ चुका है ऊपर तो, और नीचे एक 100 और एक्स्ट्रा आ चुका है, बस ये आ चुका है। बाकी 2 साल जैसा ही फॉर्मूला है। सवाल नंबर 26 की बात करते हैं। दिए गए समीकरण में x के मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। तो देखो लेफ्ट साइड की बात करते हैं। मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3⁻2x कर सकता हूँ और 3⁻1 इस प्रकार से तोड़ दिया। कि देखो बेस यदि सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं 3⁻x। इसी प्रकार से राइट साइड में 3⁻x 3⁻3 हो चुका है -3⁻2। अब यहाँ से 3⁻x आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक तो आपका 3 बचा है और एक 3⁻x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ से आपका 3⁻2 कॉमन आ जाएगा, 3⁻x बचा, एक 3 और इस प्रकार से बच गया। अब देखो हम इसको काट देते हैं, ये आपस में कट गए। बचा क्या आपका 3⁻x = 3⁻2। अब यदि बेस सेम है तो आप क्या कहेंगे कि x बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ चुका है 2 आ चुका है, x का मान निकालना था। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 में 2 आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में, यानी 2 में नहीं 3 में आ रहा है 2, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन हमें a की वैल्यू मिली है, दूसरी वैल्यू क्यों नहीं आई। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर काट दिया। एक्चुअल में ये कटेंगे नहीं, देखो कैसे करते हैं। जो राइट साइड में आप उसको लेफ्ट में ले आओ, 3⁻x 3.3x - 1, और इसको भी ले आओ 3⁻2 3.3x - 1। यदि ये लेफ्ट में लाएं तो माइनस का हो गया इस प्रकार से। यदि आप काटते भी नहीं तो 2 केवल एक में आ रहा है, तो हम उससे भी कर सकते थे, जैसे पहले किया था उससे 2 आया था हमारा, तो 2 केवल तीसरे ऑप्शन में है तो वो हम लगा सकते हैं। लेकिन दोनों वैल्यू निकालना भी आपके लिए जरूरी है। तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, जो हमारा ब्रैकेट है वो दोनों में सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा। 3⁻x - 1 ये आपका कॉमन आ चुका है। बाकी क्या बचेगा अंदर, 3⁻x - 3⁻2 ये बचेगा आपका। अब क्या होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर 3⁻x - 3⁻2 बराबर 0 के होगा। यदि ये 0 के बराबर है तो हम क्या कहेंगे 1/3, या फिर 3⁻x को क्या लिख सकते हैं 3⁻−1। ठीक है, नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि x बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसको करते हैं तो 3⁻x 3⁻2 हो जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। तो एक तो आपका x की पावर -1 आ गया, x का मान आपका 2 आ गया। तो इस प्रकार से आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये सही तरीका है। सवाल नंबर 31, एक संख्या को 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी y। तो x का 3/5 दूसरी संख्या y के आधे से 10 अधिक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3x/5, और इधर एलसीएम लोगे तो आप नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर y + 20 हो जाएगा, 6x बराबर 5y + 100। ये हो गया आपका एक इक्वेशन, तो आपकी ये बन गई है। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। पहली संख्या 3/7 भाग, यानी x का 3/7 में से यदि 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है, यानी y के आधे से 4 कम है। इस प्रकार से है। दोनों तरफ एलसीएम लोगे तो यहाँ तो आपका 3x - 56 बचेगा, ये नीचे 7 आ गया।
यहाँ पर आपका y माइनस 8 हो जाएगा, ये 6x माइनस 112, और ये आपका हो जाएगा 7y माइनस 56 हो जाएगा। तो 6x माइनस 7y इक्वल टू 56 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें सरल करना है इन दोनों को। दो इक्वेशन है और दो चर है तो हम निकाल सकते हैं। 6x माइनस 5y बराबर 100 है पहली इक्वेशन। दूसरी है 6x माइनस 7y इक्वल टू 56 है ये। तो दोनों को अब हम, यहाँ पर भी 6x है, यहाँ पर भी 6x है, इन दोनों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे इन दोनों। यदि घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट गए। अब बड़ी कौन सी है 5y और 7y में, तो 7y बड़ा है, तो इसलिए प्लस का आएगा 2y, और इधर आपका प्लस का 44 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका y का मान कितना आ गया है, y का मान आपका 22 आ गया, y का मान 22 आ गया। अब ये आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे मैं पहली इक्वेशन में रख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका 6x निकालना है हमें। 5 इंटू वाई का मान यदि रखते हो तो आपका 110 प्लस 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 210। 6x तो 6 से यदि भाग दोगे कितना आ जाएगा x का मान, x का मान आ जाएगा आपका 6 3 18, 6 5 30, 35 आ जाएगा। तो x प्लस वाई आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 22 प्लस 35 यानी कि 7 और 5 57 आ जाएगा। x प्लस वाई आपका कितना आ जाएगा 57। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 36, दो कारें शहर ए से क्रमशः 8:30 बजे निकलती है और फिर 15 मिनट के बाद 8:45 पे दूसरी कार शहर बी के लिए निकलती है, दोनों ए से बी के लिए। ये कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शहर ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ मिलेगी। तो यानी कि मिल रही है, तो उन्होंने दूरी तो सेम तय की है क्योंकि दोनों ए से रवाना हुई है और बाद में आगे जाके मिल रही है कहीं पे, तो दूरी तो उनकी सेम हो गई है। दूरी सेम हो गई है तो दूरी निकालने का तरीका क्या है आपके पास, कि दूरी बराबर s1 इंटू s2 बटे s1 माइनस s2 इंटू टाइम t2 माइनस t1। तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव लेते हैं जैसे भी हो। अब देखो S1 इंटू S2 कितना हो गया है, तो एक तो चाल आपकी 45 है, एक 54 है, इन दोनों का अंतर आपका 9 आ जाएगा, और टाइम डिफरेंस कितना है 15 मिनट का है। तो 15 बट्टे आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से आपका ये काटोगे तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एक तो आपका 45 हो गया है, और 6 और 4 को भी यदि काटते हैं तो 3/2 आ जाता है, 3/2 आ जाता है इस प्रकार से। तो ये आपका 135/2 आ गया है, हम कहेंगे 67.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में k का मान ज्ञात करना है। k क्या है, यहाँ पर इस श्रेणी का अंतिम पद है, इसका मान निकालना है। इनका योग किसके बराबर आ रहा है, -105 के बराबर आ रहा है। तो देखो तरीका क्या है, समांतर श्रेणी है यानी कि हर पद का अंतर बराबर बराबर होगा। यहाँ पर कितना है, दूसरे में से पहला पद घटाओगे तो -2 आएगा, दूसरे में से पहला पद घटाओगे तो -2 आएगा, यानी कि तीसरे में से दूसरा। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो तो हम कहेंगे वो समांतर श्रेणी है। इस प्रकार से कितना कितना है, -2 2 2 है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, प्रत्येक का अंतर कितना कितना है, -2 2 है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखो पहले 15 था, फिर 2 कम किया 13 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 9 हो गया। इस प्रकार से करते करते योग कितना आ जाएगा, -105 आना चाहिए। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ से आप 15 से स्टार्ट करोगे, 15 13 11 9, फिर कम कम होता 7 प्लस 5, उसके बाद में 3 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, उसके बाद में कितना आएगा, और कम करते हैं तो 2 और कम करोगे तो फिर -1 आ जाएगा,
फिर आपका -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। फिर आपका आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर आपका आएगा अगला पद -5 आ जाएगा। फिर आपका -7 आएगा। फिर -9 आएगा। उसके बाद में -11 आएगा। फिर -13 आएगा। फिर -15 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो 15 से 15 तो देखो आपके कट जाएंगे, 15 से 15 कट जाएगा, -13 से 13 कट जाएगा, -11 से 11 घट जाएगा, इस प्रकार से। यानी कि 15 से लेकर -15 तक तो आपका मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद में जितने भी पद होंगे वही आपके क्या है कि -105 जो योग आया है उसको दर्शाएंगे। तो देखो k की वैल्यू -15 से तो बड़ी होगी, क्योंकि -15 तक तो मान क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो k का जो लास्ट पद है हमारा वो -15 से तो बड़ा होगा। तो आपका 7 कट चुका है एक तो ऑप्शन, और एक आपका -5 कट चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा या 4 होगा। अब और आगे यदि हम चलते हैं, क्या आएगा आगे, -17 आएगा, -19 आएगा, -21। यदि लास्ट पद -21 है इस प्रकार से, तो ये देखो तीन पदों का तो योग 105 हो नहीं सकता। 17, 19 और 21 का जब जोड़ोगे तो 105 होगा नहीं। इसका मतलब हमारे पास एक ही आंसर बचा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से हो जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया कि यहाँ तक का तो योग कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। तो इससे और आगे चलेंगे ना तभी हमारा 105 आ सकता है, माइनस का जो कि ये हो गया एक तरीका। तो दूसरा तरीका क्या है, आप जब इसका फॉर्मूला लगाते हो, समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला होता है n/2, फिर प्रथम पद जो कि हमारा कितना है 15, प्लस अंतिम पद जो कि हमारा कितना है k। ये फॉर्मूला लगाया हमने। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पद, जितनी संख्याएं जितने पद है वो है। अब देखो इस योग की जगह मैं रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ, 105 रख देता हूँ। ये दो को आप यदि उधर ले जाओगे, 105 माइनस का है, दो को यदि उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास इस प्रकार से एक संख्या बची है, ओके, इसको हम कह देते हैं 210 हो जाएगा, ये बराबर n15 प्लस के। अब देखो ये माइनस कब होगा, माइनस कब हो सकता है, या तो n का मान माइनस हो, ठीक है, तब हो सकता है, या तो n का मान माइनस हो तो हो जाएगा। अब नंबर ऑफ पद है, n क्या है, नंबर ऑफ पद, तो n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली चीज तो ये। तो n तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ पद है, दो पद, तीन पद, कभी नेगेटिव में पद होते नहीं है, ठीक है, इसलिए n तो पॉजिटिव होगा। तो अब नेगेटिव आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, k का जो वैल्यू है यदि वो 15 से बड़ी होगी तो ही नेगेटिव हो सकती है। k की वैल्यू किससे बड़ी होगी, यदि 15 होगी तो 15 में से 15 घट के 0 हो जाएगा। यदि k की वैल्यू -15 होगी तो 15 में से 15 घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और पूरे का मान 0 आएगा, न कि -210। तो -210 कब आएगा, माइनस की वैल्यू कब आएगी, जब k की वैल्यू है ना -15 से छोटी हो, ठीक है, माइनस के अंदर यदि बड़ी हो और वैसे छोटी हो तो कब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ सकता है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर 2 बचा है आपको, और ऑप्शन नंबर आपके पास 4 बचा है। अब इन दोनों में से आपको दोनों ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे। एक बार -21 रख लो यहाँ पर, उससे n का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास एक और फॉर्मूला है, आपके पास क्या है, अंतिम पद यानी tnवा पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो tnवा पद क्या है, k है, ये a हो गया, और n-1 हमारा आएगा, और d का मान कितना है, d का मान अंतर, तो अंतर है आपका -2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देते, ये हो गया है। अब यहाँ से आप n का मान निकालोगे, जैसे k की वैल्यू मैंने माइनस, या लास्ट ऑप्शन 25 रख देते हैं,
कि मैंने यहाँ पर रखा -25, ठीक है। तो ये आपका माइनस ऑप्शन नंबर 4 पुट कर रहा हूँ, पुट ऑप्शन 4, क्या हो जाएगा, ये हो गया। एन की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे और के की वैल्यू कितनी रखी, -25 रखा है। रखने पर ये तो आपका 210 आया। एन यहाँ से आपका कितना आएगा, ये आपका -10 आ गया है। और तो यहाँ से एन की वैल्यू जो आपकी है वो कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आपकी 21 आ जाएगी, यानी टोटल पद 21 है यदि ऐसी बात करें। अब आप इससे चेक करके देख सकते हो, इससे चेक करके देख सकते हो। ए की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, 25 लिया था। ए कितना है, 15 है। ये 2 है और एन कितना है हमारा, 21 - 1 20 हो जाएगा। क्या ये बराबर आए, यदि लेफ्ट राइट तो सही है, नहीं तो फिर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। दोनों में से एक ऑप्शन चेक कर लो, यदि वो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन होगा। ये 15 आ गया, ये -40 आ गया, घटाओगे तो -25, इधर भी -25। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। तो इस प्रकार से दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं, आप दोनों से चेक कर सकते हो। पहला वाला थोड़ा सा आसान है, वो ऐसा है कि सोचने का एक तरीका है, यदि आप उस तरीके से सोचते हो तो आपको कोई भी फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट और जल्दी कर सकते हो। तो ये मुझे एक अच्छा सवाल लगा। सवाल नंबर 51 की बात करें, यदि त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है तो इसका मान बताना है। अब देखो, सबसे पहले तो कह रहा है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि उसकी दो भुजाएं समान होगी, और फिर भी वो कह रहा है समकोण त्रिभुज है, और समकोण कौन कौन सा है, बी। देखो, समकोण त्रिभुज में हमेशा कौन सी दो भुजाएं बराबर हो सकती है, लंब और जो आधार है वो ही हमेशा बराबर होगी। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, और यदि ये कोण 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोण कितने कितने के होंगे, 45 + 45, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि भुजाएं बराबर है, उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोणों की वैल्यू आ चुकी है। आप बी और सी दोनों को किधर भी मान सकते हो, चाहे इसको ए मान लो या इसको सी मान लो, किसको भी मान सकते हो। बी आपको दे रखा है कि समकोण है, बी 90 डिग्री दे रखा है आपको। तो तीनों कोणों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप रखोगे तो सबसे पहले ये तो हो जाएगा a - c, यानी कि साइन 0 हो जाएगा। उसके बाद में साइन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर आपका 2 साइन 90। इस प्रकार से नीचे यदि बात की जाए तो कोट आपका 45 डिग्री आ चुका है। कोट आपका 45 नहीं, ये 90 हो जाएगा, और फिर कोट आपका 45 ये आ गया है। साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये -2। इस प्रकार से ऊपर नीचे कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, और कोट 90 की वैल्यू 0 होती है, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। ये आ गया आपका। तो ऊपर आपका कितना बचा, ऊपर आपका -1 आया, और नीचे आपका 2 आ चुका है। तो आपका मान कितना आया, -1/2 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 58 में ये दे रखा है आपको, ये एक भिन्न दे रखी है और इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो और उसके बाद में स्क्वायर करो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखो, 2 + √3, 2 - √3, इसको यदि हम सरल करते हैं तो ऊपर और नीचे आप क्या करोगे, √3 को गायब करने के लिए हर के विपरीत साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो 2 + √3 आएगा और नीचे आपका 2 + √3 आएगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आपका बन जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4 - 3, यानी कि 1 हो जाएगा। तो ऊपर आपका एक तो 4, एक 3 होगा, और उसके बाद में 4 3 फिर 4√3, ये आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे आपका 1 है। तो अब हमारे पास एक तो 7 हो गया है, एक 4√3 आ चुका है इसका मान। अब इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना था, तो अब स्क्वायर कर दो।
स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, 7 का तो होता है 49, ये हो गया। फिर बी का करते हैं, 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 16 48 हो जाएगा। फिर आपका 7 दूनी 14 और 56√3 ये हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को 49 और 48 को यदि आप जोड़ते हो तो कितना आएगा, 8 और 8 16, एक 17, 17 का 7 एक आई हासिल, ये 9 हो जाएगा। तो 97 56√3, इस प्रकार से ये आ जाएगी संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 64, 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से भी देखता है और तल से भी एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखो इस सवाल में उन्नयन कोण दे रखा है। देखो हमें ये पता करना है सबसे पहले तो इस सवाल में कि एक तो इमारत दे रखी है, एक मीनार दे रखी है। तो इमारत बड़ी है या मीनार बड़ी है, सबसे पहली चीज तो ये पता करनी है आपको। ये आपको इस सवाल से पता चलेगा। यदि आपने डायग्राम गलत बना दिया तो फिर आपके आंसर भी गलत आएंगे। तो सबसे मेन चीज इसके अंदर क्या है, आपको जो डायग्राम है वो अच्छे से बनाना है। तो कैसे पता करने के लिए क्या करोगे आप, इमारत बड़ी है या मीनार बड़ी है। तो देखो वो इमारत के शीर्ष से भी देखता है और तल से भी किसको देखता है, मीनार के शीर्ष को देखता है। तो मीनार के क्या दे रखे हैं, कहाँ से खड़ा, कहाँ पर है वो, एक बार तो मीनार के शीर्ष पर खड़ा है और एक बार मीनार के तल पर खड़ा है। और हमेशा उनियन कोण का मतलब है ऊपर की ओर देखता है। यानी कि देखो उनियन कोण का मतलब है, इसी से पता चलेगा आपको उनियन कोण दे रखा है या अवनमन कोण दे रखा है। अब देखो उनियन कोण, इमारत के जब वो शीर्ष पर खड़ा था और उसका उनियन कोण का मतलब क्या है, ऊपर की ओर देखता है। तो यानी कि मीनार की लंबाई क्या है, ऊपर की ओर है। मीनार का शीर्ष कहाँ है, इमारत से ऊपर है, तभी तो वो ऊपर की ओर देख रहा है। तो ये आपका हो चुका है। इसी प्रकार जब वो यहाँ पर खड़ा था, जो ये इमारत है इसके तल पर खड़ा था, तो भी वो ऊपर की ओर देखता है। तो इससे आपको पता चलता है। यदि वो कहता अवनमन कोण इतने इतने हैं, यानी कि वो नीचे की ओर देख रहा है, तो इमारत बड़ी होती और मीनार छोटी होती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसको मिला देते हैं हम, ऐसे यहाँ पर भी मिला देते हैं। ये आपकी इमारत है और ये मीनार है आपकी, ये आपकी क्या है, मीनार है। शीर्ष का कोण आपको क्रमशः दे रखे हैं, 30 दे रखा है ये तो, और ये वाला कोण आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि यदि ये 30 कोण है तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने की भुजा 1 अनुपात में होती है, 60 के सामने की भुजा √3 के अनुपात में होती है। तो यदि ये √3 है तो ये भी बराबर होगी। अब हम जानते हैं यदि इस त्रिभुज की बात करें, 45 वाले डिग्री वाले त्रिभुज की, तो ये यदि कोण 45 है तो ये भी कोण 45 होगा। तो यदि ये √3 है तो जो ये पूरी भुजा है ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। पूरी भुजा भी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो इतनी भुजा आपकी कितनी है, 1 है। इतनी भुजा क्या है आपकी, 1 दे रखी है, 1। तो बची हुई भुजा कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी √3 - 1, √3 - 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। तो अब देखो इतना वैल्यू आपको दे रखा है क्योंकि मीनार की जो इमारत की ऊंचाई है वो आपको दे रखी है, कितनी है, 200 मीटर है। तो यही वैल्यू किसके बराबर होगी, √3 - 1 = हो चुका है 200 के। तो एक की वैल्यू निकाल लो आप, एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 बटे √3 - 1, ये आ गया है। अब नीचे से यदि अंडरूट हटाते हैं तो विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो √3 + 1 हो जाएगा, और नीचे 3 का √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपका आ गया है 100 √3 + 1, ये हो चुका है। इसकी एक की वैल्यू हो चुकी है। अब देखो पूरी इमारत की लंबाई कितनी थी हमारी, √3 थी।
तो हम कह देंगे पूरी इमारत की यानी मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो पूरी मीनार की ऊंचाई कितनी, √3। एक की वैल्यू आपके पास इतनी आ चुकी है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम कह देंगे इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि तो × 3 और √3+1, ये हो गया पूरी मीनार की ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 65। दी गई आकृति में ए बी और सी डी एक समांतर रेखाएं हैं। ओ एक ऐसा बिंदु है जो कि सी डी ओ, यानी ये वाला जो कोण है, आपको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं चित्र। इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं आपको दे रखी है। अब ये सी दे रखा है, ये डी दे रखा है, ये ओ दे रखा है, ये बी है आपका, ये ए है, ठीक है। तो जो ये कोण आपको दे रखा है, ये आपको 70 डिग्री दे रखा है। और डी ओ बी ये जो बाहर वाला कोण है, ये आपको 100 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा गया है ए बी ओ, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, इस कोण का मान पूछा गया है। तो हम इस रेखा को यदि आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये पूरा का पूरा 180 है, ये 100 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा एक चीज तो ये। और यदि ये समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, यदि ये कोण 70 का है, तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 70 का। ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, और ये एक त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 150 घटाओगे तो 30 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 68, ये आपको दे रखा है, इसका मान निकटतम मान पूछा गया है। तो इस प्रकार से यदि आपको दे रखा है, तो मैं x और y को एक साइड रख लेता हूँ, x इधर है, y को इधर लिया है नीचे। तो इधर तो आपका था 0.05, इसके नीचे ले आते हैं 1.5 को, इस प्रकार से। अब यहाँ से यदि आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो ऊपर 10 आ जाएगा। एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पर बचा है 5 से ये 15 3 बार कट जाएगा, तो कितना बचा आपका, 1/30, 1/30 आ गया आपका, ये आ गई है वैल्यू। तो x y का अनुपात आ गया है 1:30 का आ गया है। अब हम रखते हैं इसके अंदर, काटा यहाँ से, ये आ गया, 5 से काटा 3, 1 जीरो से 1 जीरो, इतना आ गया। अब हमें मान निकालना है y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आप 30 रख दो और x की वैल्यू 1 रखोगे, नीचे आप 30 + 1 करोगे, तो ऊपर तो आपका 29 हो गया और नीचे आपका 31 हो गया। अब आपको इसके अंदर भाग देना है, 29 के अंदर आपको 31 का भाग देना है। सबसे पहले नहीं जा रहा, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 31 को 9 से करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 × 27 आ जाएगा। तो ये भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, जीरो उतर जाएगी पॉइंट लगाया तो। और कितनी बार गया, फिर 9 बार गया, 279। यहाँ से आपका 1 बचेगा, यहाँ 1 आया तो ये भी आपका 1 बच गया और 0 उतारा। अब की बार आप करके देखोगे, तो यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 ये 12, यानी 4 से तो नहीं जाएगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 किया और 9, 93 आएगा। अब की बार 3 बार जाएगा, 93, इस प्रकार से। तो ये आपने देखा कि पहले 9 बार गया, फिर 3 बार गया, तो ऐसा आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 74, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले
एक त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त पर खींचे गए इस प्रकार निर्मित अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। अब देखो भुजाएं क्या है, 3, 4 और 5। हम जानते हैं कि किस में होती है, यदि भुजाएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है तो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ये यहाँ से पता चला हमें। अब हमें क्या करना है, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि अर्धवर्त में बना समकोण त्रिभुज है। अर्धवर्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, और जो कर्ण होता है वो उसका व्यास होता है। कर्ण क्या होता है, व्यास होता है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस परिवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, परिवर्त की त्रिज्या को हम यदि r से दर्शाते हैं, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी कि 5/2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कर्ण क्या होता है, इसका व्यास होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज परिवर्त की यदि बात की जाए, कर्ण क्या हो जाएगा, परिवर्त का व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या आधी हो जाती है। इस प्रकार से आ गया। अंतःवर्त की त्रिज्या की बात करते हैं, ये तो हो गई परिवर्त की त्रिज्या। अंतःवर्त की बात करें, वर्त की त्रिज्या, उसका फॉर्मूला होता है, इसी तरह से ए बी, इसको सी मान लिया, तो दोनों भुजाएं लंब और आधार जो समकोण बनाने वाली भुजाएं ए बी प्लस बी सी, और कर्ण को बाद में घटा देंगे ए सी बाई 2, ये होता है। तो देखो ये आपका 3 हो गया है, ये 4 हो गया, -5/2, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 7। 7 और 7 में से 5 घटाओगे तो 2, 2/2, या कह देंगे 1 हो गया है। तो अब हमसे परिवर्त, अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात पूछा है। ठीक है, यानी कि r अनुपात, इसको हमने स्मॉल r से दर्शा दिया है, इसको कैपिटल R से। तो स्मॉल r और कैपिटल R का अनुपात पूछा गया है। ये 1 अनुपात है, ये 5/2 है इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5 अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 76, संख्याएं दे रखी है आपको, का माध्य m है। सबसे पहले इसका माध्य कितना दे रखा है, m, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इनका माध्य निकालने से। तो m निकालो, कितना होगा, इन सबको जोड़ो, 2 और 4 आपका 6 हो जाएगा, 5 11 हो जाएगा, और 19 हो जाएगा। 19 और 2 21 और 3 24, टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्याएं। 6 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 4। तो m की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 4, यानी माध्य आपका 4 आ चुका है। 1 आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर m की वैल्यू आप 4 रख देंगे, यहाँ पर भी यदि 4 रख देंगे तो m+1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं कि माध्य कितना है, m+1 है। माध्यिका q दे रखी है और बहुलक r दे रखा है इन संख्याओं का, तो माध्य कितना है, 5 है। तो ये लास्ट वाली संख्या हम काउंट कर सकते हैं कि 5 है, जो किसके बराबर होगा, इन सब का योग। 4 और 3 और 3 ये 10 हो गए, 5 15 हो गया, 15 और 7 22 हो गए, 22 प्लस p, टोटल नंबर ऑफ संख्याएं 3 और 3 6 और 1 7, इतना हो गया। तो यहां से आपका p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 - 22। 35 - 22 कितना हो जाएगा, ये आपका 3 1 13। तो p की वैल्यू आपकी आ गई है 13 आ गई है। m की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, अब आगे करते हैं, q की वैल्यू निकालते हैं। q क्या हो जाएगा, अब आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई है, 13 आ गई है। तो देखो ये जो संख्याएं हैं, टोटल 7 संख्याएं हैं, तो माध्यिका आपकी कौन सी होगी, बीच वाली संख्या। तो 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होती है, चौथी संख्या होती है। जब हम इनको आरोही क्रम में अरेंज करते हैं तो जो चौथी संख्या होगी, फोर्थ नंबर होगा, वही हमारी माध्यिका होगी। देखो फोर्थ नंबर कौन सा आएगा, छोटे से स्टार्ट करते हैं, गिनते हैं। सबसे छोटे 3, एक और 3 दूसरा,
फिर तीसरे नंबर पे भी 3 आएगा, क्योंकि 3 है सबसे छोटी संख्या और वो 3 बार है, तो पहले स्थान पे भी, दूसरे स्थान पे भी, तीसरे स्थान पे भी। फिर चौथा स्थान आया है, चौथे स्थान पे कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हमारा माध्यिका कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि Q की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 आ चुकी है। इस प्रकार से निकाल दोगे आप माध्यिका। अब बहुलक निकालना है, बहुलक आपको दे रखा है R है। R क्या, बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया होता है। इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, 3 आया है, 3 बार सबसे अधिक बार, तो R आपका 3 हो जाएगा। अब आपको बस P प्लस Q प्लस R का मान निकालना है। तो P प्लस Q माइनस R की वैल्यू निकालनी है, तो P का मान रख दो 13 और Q का मान रख दो 4, R का मान रख दो 3। करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।